तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्यूटी नाम की इस सीरीज के बारे में, जो कि एक तरह से हमें नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी देखने को मिली है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। इसका जो सेक्शन 1 है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, जैसा कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ब्यूटी इन ब्लैक एक अमेरिकी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसका निर्माण, निर्देशन और कार्यकारी निर्माण टायलर पेरी ने किया है। इस सीरीज में क्रिस्टल स्टीवर्ट और टेलर पोलिडोर विलियम्स दो अलग-अलग जीवन जीने वाली महिलाओं की भूमिका में है। 8 एपिसोड की ड्रामा सीरीज का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 1-2 आधार: एक युवा स्ट्रिपर का जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब उसकी मुलाकात एक शक्तिशाली, धनी तथापि बहुत ही अव्यवस्थित परिवार से होती है, जो कॉस्मेटिक साम्राज्य और एक कुटिल तस्करी योजना के पीछे है। कलाकार और पात्र: मुख्य किम्मी के रूप में टेलर पोलिडोर विलियम्स, क्रिस्टल स्टीवर्ट मेलोरी के रूप में, एम्बर रेन स्मिथ रेन के रूप में, रिको रॉस होरेस, डेब्बी मॉर्गन ओलिविया, रिचर्ड लॉसन नॉर्मन के रूप में, स्टीवन जी नोरफ्लीट चार्ल्स, जूलियन हॉर्टन रॉय के रूप में, टेरेल कार्टर वर्नी के रूप में, पुनरावर्ती, डीकिया एंडरसन लेस्ली के रूप में, शैनन वालेस केल्विन, ब्रायन तनाका ऑफिसर एलेक्स, जॉय रोवारिस गिलियन के रूप में, जेवियर स्मॉल्स एंजेल के रूप में, चार्ल्स मलिक हिटफील्ड जूल्स के रूप में, तामेरा टी किसेन बॉडी के रूप में, उर्सुला ओ रॉबिन्सन डेलिंडा के रूप में, एशले वर्शर लीना के रूप में, जॉर्ज मिडलब्रुक ऑफिसर ट्रैक्सन के रूप में, टीएस मेडिसन डागा के रूप में। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल प्रसारण तिथि 3-1-2 टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। स्ट्रिपर के रूप में जीवन से बाहर निकलने और एक गंभीर ऋण का भुगतान करने की कोशिश कर रही एक युवा महिला, किम्मी, शक्तिशाली बेलेयर परिवार द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित हेयर स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करती है। 2 पिताजी के साथ नृत्य टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। बीबीएल में असफलता के बाद किम्मी की मदद करने के आदेशों की अवहेलना करती है और एक गुप्त किंतु शक्तिशाली ग्राहक के साथ समझौता करती है। 3 बाद टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। किम्मी कई ऐसे विकल्प चुनती है जो खतरनाक परिणामों की ओर ले जाते हैं। हिटर्न में पीड़ित की पहचान उजागर होने के साथ ही बेलेयर के बीच तनाव बढ़ने लगता है। 4 परिवार के साथ टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। ओलिविया अपने बेटों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाती है। एंजेल किम्मी के पास एक साहसी प्रस्ताव लेकर आता है। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, मेलोरी अपने विकल्पों पर विचार करती है। 5 धागे खोलना टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। एंजेल की दुनिया हिल जाने के बाद किम्मी अपने विचार पर पुनर्विचार करता है। जूल्स परिवार की बागडोर संभालता है। मुश्किल विकल्प का सामना करने पर नॉर्मन का संदेह बढ़ता है। 6 बैंग बैंग टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। रॉय का अहंकार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है क्योंकि मेलोरी उसकी दूसरी महिला की तलाश में है। किम्मी और एंजेल इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं। नॉर्मन का दुख खूनी मोड़ लेता है। 7 बुरा खेल का मैदान टायलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। रॉय से तंग आकर मेलोरी मामले को अपने हाथों में ले लेती है। नॉर्मन जब सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। किम्मी और एंजेल आगे बढ़ते हैं।
8 कर्म का नाश, टाइलर पेरी नाशपाती की मदिरा, 24 अक्टूबर 2024। जब होरेस डकैती के पीछे के बिंदुओं को जोड़ता है, मैलोरी अपना प्रभुत्व स्थापित करती है तथा किम्मी अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो योजनाएं और रहस्य पूर्ण रूप से सामने आ जाते हैं। उत्पादन अक्टूबर 2023 में टाइलर पेरी ने नेटफ्लिक्स के साथ बहुवर्षीय फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 12 फरवरी 2024 को यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने डील के तहत स्ट्रीमिंग सेवा के लिए अपनी पहली श्रृंखला 16 एपिसोड की ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक का ऑर्डर दिया है। 1 अप्रैल 2024 में टेलर पोलिडोर विलियम्स और क्रिस्टल स्टीवर्ट के साथ कलाकारों की घोषणा की गई। एम्बर रेन स्मिथ, रिको रॉस, डेबी मॉर्गन, रिचर्ड लॉसन, स्टीवन जी. नोरफ्लीट, जूलियन हॉर्टन और टेरेल कार्टर नियमित रूप से। 5 शैनन वालेस, ब्रायन तनाका, जॉय रोवरिस, जेवियर स्मॉल्स, चार्ल्स मलिक हिटफील्ड, तामेरा टी किशन, उर्सुला रॉबिन्सन, एशले वर्शर और जॉर्ज मिडलब्रुक को एक आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया। कई सालों बाद फिल्म प्रेशियस देखने के बाद पेरी पहली बार यह खुलासा करने के लिए प्रेरित हुए कि 10 साल की उम्र में उनके एक दोस्त की मां ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। 16 इससे पहले भी 3 पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और बाद में उन्हें पता चला कि उनके अपने पिता ने उनके दोस्त के साथ छेड़छाड़ की थी। 17 पेरी द्वारा लिए गए डीएनए परीक्षण से संकेत मिला कि एमिट सीनियर पेरी के जैविक पिता नहीं थे। 18 पेरी ने हाई स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट (जीईडी) की डिग्री हासिल की। 19 अपने शुरुआती 20 के दशक में द ओपरा विनफ्रे शो का एक एपिसोड देखते हुए उन्होंने किसी को कभी कभी लिखने के कार्य के चिकित्सीय प्रभाव का वर्णन करते हुए सुना, जिससे लेखक को अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इस टिप्पणी ने उन्हें लेखन में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जल्द ही खुद को पत्रों की एक श्रृंखला लिखना शुरू कर दिया, जो संगीत में आई नो आईव बीन चेंज्ड का आधार बन गया। 20 आजीविका अवस्था 1990 के आसपास पेरी अटलांटा चले गए, जहां 2 साल बाद आई नो आई हैव बीन चेंज्ड को पहली बार एक सामुदायिक थिएटर में प्रदर्शित किया गया, जिसका वित्तपोषण 22 वर्षीय पेरी की जीवन भर की बचत $12,000 2023 में $27,986 के बराबर से किया गया था। 21 नाटक में क्षमा, सम्मान और आत्ममूल्य के ईसाई विषयों को शामिल किया गया था, जबकि बाल शोषण और बेकार परिवारों जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया था। संगीत में को शुरू में कम से कम तारकीय स्वागत मिला और यह एक वित्तीय विफलता थी। 22 पेरी ने दृढ़ता दिखाई और अगले 6 वर्षों में उन्होंने बार-बार संगीत को फिर से लिखा, हालांकि समीक्षाएं निराशाजनक रहीं। 1998 में 28 वर्ष की आयु में वह नाटक को फिर से तैयार करने और अटलांटा में इसे फिर से मंचित करने में सफल रहे, पहले हाउस ऑफ ब्लूज में, फिर फॉक्स थिएटर में। पेरी ने नए स्टेज प्रोडक्शन बनाना जारी रखा, उनके साथ तथाकथित चिटलिन सर्किट पर दौरा किया, जिसे अब शहरी थिएटर सर्किट 1 के रूप में भी जाना जाता है, और अफ्रीकी अमेरिकी दर्शकों के बीच एक बड़ा, समर्पित अनुसरण विकसित किया। 2005 में फोर्ब्स ने बताया कि उन्होंने $100 मिलियन से अधिक टिकट, अपने शो के वीडियो में $30 मिलियन और अनुमानित $20 मिलियन का माल बेचा, और हर साल उनके द्वारा निर्मित 300 लाइव शो में औसतन 35,000 लोग एक सप्ताह में भाग लेते हैं। 21 पतली परत पेरी ने अपनी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के लिए फंड जुटाने के लिए अपने स्टेज प्रोडक्शन की टिकट बिक्री से $5.5 मिलियन का बजट जुटाया। 23 जिसने घरेलू स्तर पर $50.6 मिलियन की कमाई की, जबकि फिल्म समीक्षा वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की। 24 पेरी ने अपनी अगली फिल्म मेडीज फैमिली रियूनियन के रूपांतरण से निर्देशन की शुरुआत की और अपनी सभी बाद की मीडिया फिल्मों का निर्देशन किया है। अपने शुरुआती सप्ताहांत में 24 से 26 फरवरी 2006 को मेडियाज फैमिली रियूनियन ने बॉक्स ऑफिस पर
$30.3 मिलियन के साथ नंबर 1 स्थान पर शुरुआत की। फिल्म ने अंततः $65 मिलियन की कमाई की। पेरी और उनके सहकलाकारों ने द ओपरा विनफ्रे शो, पेरी की अगली लायंसगेट परियोजना डैडीज लिटिल गर्ल्स में गैब्रियल यूनियन और इद्रीस एल्बा ने अभिनय किया और यह 14 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसने $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। 26 पेरी ने अपनी अगली फिल्म व्हाई डिड आई गेट मैरिड लिखी, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई। यह उस सप्ताहांत US $21.4 मिलियन की कमाई करते हुए नंबर 1 पर खुली। यह मोटे तौर पर उनके इसी नाम के नाटक पर आधारित है। फिल्मांकन 5 मार्च 2007 को व्हिस्लर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ, जो वैंकूवर के उत्तर में एक रिसॉर्ट शहर है। फिर अटलांटा ले जाया गया, जहां पेरी ने अपना स्टूडियो खोला था। जेनेट जैक्सन, शेरोन लील, जिल स्कॉट और ताशा स्मिथ फिल्म में दिखाई दिए। 27 द फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई और इसने $37.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 28 मीडिया गोज टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर 1 पर खुली, जिसने $41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। यह पेरी की लायंसगेट एंटरटेनमेंट के साथ 7वीं फिल्म थी। निर्देशक जे अब्राम्स के अनुरोध पर 29/2009 में भी पेरी ने स्टार ट्रेक में स्टारफ्लीट अकादमी कमांडेंट एडमिरल बार्नेट के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई, जो 8 मई को खुली। यह उनकी अपनी परियोजनाओं के बाहर पहली फिल्म उपस्थिति थी। पेरी ने अगली बार आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 2009 लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय किया। यह फिल्म उनके मीडिया चरित्र के यह पेरी की 8वीं फिल्म थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान हासिल किया। 2 अप्रैल 2010 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। इसमें जेनेट जैक्सन, ताशा स्मिथ, जिल स्कॉट और मलिक योबा ने अभिनय किया। फिल्म ने घरेलू स्तर पर $60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिसमें शुरुआती सप्ताहांत में $29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। 32 पेरी 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2010 में पेरी ने नटोजेक शांगे की 1975 की कोरियोपोम फॉर कलर्ड गर्ल्स हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड व्हेन द रेनबो इज एनफ का फिल्म रूपांतरण निर्देशित किया, जो 5 नवंबर 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 33 वे स्टेज शो मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली में दिखाई दिए, जो एक स्टेज प्ले के रूप में अमेरिका में घूमा और 2011 में एक फिल्म के रूप में रिलीज किया गया, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया। मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली के फिल्म संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर $25.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो दूसरे स्थान पर रही। 34 लायंसगेट के साथ पेरी की अगली फिल्म गुड डीड्स थी, जिसमें पेरी मुख्य किरदार वेस्ली डीड्स की भूमिका में है। गुड डीड्स एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह फिल्म 24 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। यह उन 11 फिल्मों में से 10वीं है, जिनका निर्देशन और जिनमें पेरी ने अभिनय किया है। फिल्म को रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज द्वारा 29% रेटिंग मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर US $15.5 मिलियन की कमाई की। 35 फिल्म में थांडी न्यूटन, रेबेका रोमिजन, गैब्रियल यूनियन, एडी सिब्रियन, जेमी कैनेडी, फिलिसिया रशद और अन्य भी है। 36 जून 2011 तक पेरी की फिल्मों ने दुनिया भर में $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी। 37 पेरी की मीडिया विटनेस प्रोटेक्शन मीडिया फ्रेंचाइजी के भीतर उनकी 7वीं फिल्म 29 जून 2012 को रिलीज हुई थी। टाइलर पेरी, जन्म एमिट पेरी जूनियर, 13 सितंबर 1969, एक अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार है। वह एक सख्त बुजुर्ग महिला माबेल मेडिया सिमंस के निर्माता और कलाकार है और उनके भाई जो सिमंस और उनके भतीजे ब्रायन सिमंस का भी किरदार निभाते हैं। 2
3-4 पेरी की फिल्में रूढ़िवादी फिल्म निर्माण तकनीकों से लेकर लाइव स्टेज नाटकों के फिल्माए गए निर्माणों तक की शैली में भिन्न है, जिनमें से कई को बाद में फीचर फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। मीडिया की पहली उपस्थिति पेरी के नाटक आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 1999 में थी, जिसका मंचन शिकागो में हुआ था। पेरी ने 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में कई मंचीय नाटक लिखे और उनका निर्माण किया। उनका सफल प्रदर्शन 2005 में फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के साथ आया, जिसे उन्होंने इसी नाम के अपने मंचीय नाटक के रूपांतर के रूप में लिखा और निर्मित किया था। उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाएं भी विकसित कीं, विशेष रूप से टाइलर पेरी का हाउस ऑफ पेन, जो 2006 से 2012 तक टीबीएस पर 8 सीजन तक चला। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें मनोरंजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसने मई 2010 और मई 2011 के बीच $130 मिलियन कमाए। 2012 में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साझेदारी की। अपने खुद के प्रोडक्शन के अलावा पेरी को कई हॉलीवुड फिल्मों में कास्ट किया गया है, जिनमें स्टार ट्रेक 2009, एलेक्स क्रॉस 2012, गॉन गर्ल 2014, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शैडोज 2016, वाइस 2018, दोज हु विश मी डेड 2021 और डोंट लुक अप 2021 शामिल है। पेरी ने द स्टार 2017 और पॉ पेट्रोल द मूवी 2021 जैसी एनिमेटेड फिल्मों के लिए वॉयस एक्टिंग भी की है। पेरी की फिल्मों और शो ने कुल मिलाकर $660 मिलियन से अधिक की कमाई की है और उनकी कुल संपत्ति अनुमानित $1 बिलियन है। 7 व्यावसायिक सफलता के बावजूद उनके प्रोडक्शंस को आलोचकों और विद्वानों से आलोचना मिली है, जो मानते हैं कि उनकी फिल्में अफ्रीकी अमेरिकियों के नकारात्मक या आपत्तिजनक चित्रण को बढ़ावा देती है। साथ ही आलोचनात्मक स्वागत भी काफी हद तक नकारात्मक है। 8-9-10 2020 में पेरी को टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। 11 और उन्हें एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज से गवर्नर अवार्ड मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें 2021 में अकादमी पुरस्कारों से जीन हर्शोल्ट मानवतावादी पुरस्कार मिला और अगले वर्ष ब्लैक म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया। 12 प्रारंभिक जीवन। टाइलर पेरी का जन्म लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में एमिट पेरी जूनियर के रूप में हुआ था। उनके पिता विली मैक्सिन पेरी, नी कैंपबेल और माता एमिट पेरी सीनियर एक बरी थे। 13 उनके 3 भाई बहन हैं। 14 पेरी के बचपन को पूर्वव्यापी रूप से जीवित नरक के रूप में वर्णित किया गया था। 15 अपने पिता के विपरीत उनकी मां उन्हें हर हफ्ते चर्च ले जाती थीं, जहां उन्हें एक निश्चित शरण और संतोष का एहसास होता था। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से दूरी बनाने के प्रयास में कानूनी तौर पर अपना पहला नाम एमिट से टाइलर में बदल लिया था। 1 पेरी ने श्रृंखला की एक नई फिल्म के लिए मॉर्गन फ्रीमैन से जेम्स पैटरसन के एलेक्स क्रॉस की भूमिका संभाली, जिसका शीर्षक एलेक्स क्रॉस था। 19 अक्टूबर 2012 को खुली यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब कर दी गई। रॉटन टोमाटोज स्कोर क्रमशः 11% और 47% सकारात्मक थे और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गईं। 39 उनके प्रदर्शन ने निर्देशक डेविड फिंचर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बाद में पेरी को 2014 की थ्रिलर गॉन गर्ल में कास्ट किया, जिसमें उनके साथ बेन एफ्लेक, रोजामुंड पाइक और नील पैट्रिक हैरिस थे। पेरी ने अपनी 13वीं फिल्म टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर, उसी नाम के उनके 2008 के नाटक पर आधारित, को 29 मार्च 2013 को रिलीज किया। फिल्म में लांस ग्रॉस, जूर्नी स्मोलेट, ब्रांडी नॉरवुड, रॉबी जोन्स, वेनेसा एल विलियम्स और किम कार्दशियन ने अभिनय किया है। उन्होंने टाइलर पेरी प्रेजेंट्स पीपल्स का निर्माण किया, जो 10 मई 2013 को रिलीज हुई। 40 वह 13 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई।
मैडी क्रिसमस के साथ बड़े पर्दे पर लौटे। 41 पेरी ने फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब का निर्देशन किया, जो 14 मार्च 2014 को खुली। उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म मैडीज टफ लव 20 जनवरी 2015 को डीवीडी पर रिलीज हुई। 42 जनवरी 2016 के मध्य में पेरी ने अपनी 17वीं फिल्म और मीडिया फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म बू ए मीडिया हैलोवीन की शूटिंग शुरू की। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। एक सीक्वल बू डो ए मीडिया हैलोवीन अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई थी। पेरी ने ओपरा विन्फ्रे के साथ द स्टार नामक अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी, जो कि जीसस की जन्मभूमि पर आधारित है। सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा विकसित यह फिल्म 17 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 43 फिल्म साझेदारी और वितरण पेरी की फिल्मों का सहनिर्माण और वितरण लायंस गेट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता है। वह कॉर्पोरेट नाम टाइलर पेरी फिल्म्स के तहत पूर्ण कॉपीराइट स्वामित्व रखता है और सभी शीर्षकों के सामने अपना नाम रखता है। 44 पेरी की फिल्मों को उत्तरी अमेरिका के बाहर बहुत सीमित रिलीज मिली है, लेकिन मई 2010 में लायंसगेट ने यूनाइटेड किंगडम में उनकी फिल्मों को रिलीज करने की योजना की घोषणा की। 45 टेलीविजन कार्यक्रम पेरी ने लंबे समय से चलने वाले सिटकॉम टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन का निर्माण किया, जो 21 जून 2006 से 10 अगस्त 2012 तक 8 सीजन तक चला। श्रृंखला 3 पीढ़ियों के एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार का अनुसरण करती है। शो ने परिवार के सदस्यों के विश्वास और प्रेम के साथ गंभीर, सच्चे जीवन के संघर्षों को प्रदर्शित किया। शो 2006 के वसंत में 10 शो के पायलट के रूप में चला। सफल पायलट रन के बाद पेरी ने टीबीएस के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 एपिसोड का सौदा किया। 6 जून 2007 को टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन के पहले 2 एपिसोड टीबीएस पर चले। उच्च रेटिंग प्राप्त करने के बाद हाउस ऑफ पेन ने प्रसारण सिंडिकेशन में प्रवेश किया। पेरी ने सिटकॉम मीट द ब्राउन्स का लेखन, निर्देशन और निर्माण भी किया, जिसका प्रीमियर 7 जनवरी 2009 को टीबीएस पर हुआ और 18 नवंबर 2011 को समाप्त हुआ। 46 ओन और ओपरा के साथ साझेदारी 2009 में पेरी ने ओपरा विन्फ्रे और ली डेनियल के साथ मिलकर प्रीशियस सैफायर के उपन्यास पुष्प पर आधारित फिल्म का सहनिर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन डेनियल ने किया था और इसमें गैबोरे सिदीबे और मोनिक ने अभिनय किया था। फिल्म का प्रचार करते समय ओपरा ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा, मुझे लगता है कि पेरी मजबूत, अश्वेत महिलाओं द्वारा बरा हुआ है और वह जो कुछ भी करता है वह वास्तव में उसी का जश्न मनाने के लिए होता है। मुझे लगता है कि मीडिया वास्तव में यही है, उन सभी मजबूत अश्वेत महिलाओं का संकलन जिन्हें मैं जानता हूं और शायद आप भी जानते हैं, और इसलिए यह काम करता है क्योंकि लोग खुद को देखते हैं। 47 2 अक्टूबर 2012 को पेरी ने ओपरा विन्फ्रे और उनके ओपरा विन्फ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साझेदारी की। यह साझेदारी मुख्य रूप से स्क्रिप्टेड टेलीविजन को ओन में लाने के उद्देश्य से थी। पेरी को इस विभाग में पहले भी सफलता मिली थी। 6 टाइलर पेरी की फॉर बेटर और वर्से उनकी फिल्मों व्हाई डिड आई गेट मैरिड और व्हाई डिड आई गेट मैरिड टू पर आधारित 25 नवंबर 2011 को टीबीएस पर प्रीमियर हुई। श्रृंखला को फरवरी 2013 में टीबीएस द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन तीसरे सीजन के लिए OWN द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जो 18 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था। 48 49 पेरी की ओन पर प्रदर्शित 2 अन्य टेलीविजन सीरीज थीं। घंटे भर का सोप ओपेरा बटा ड्रामा सीरीज द हैव्स एंड द हैव नॉट्स और सिटकॉम लव थाई नेबर। द हैव्स एंड द हैव नॉट्स का प्रीमियर 28 मई 2013 को हुआ और इसने 8 सीजन के बाद 20 जुलाई 2021 को अपनी सीरीज का रन पूरा किया। 50 इस कार्यक्रम को ओपरा विन्फ्रे ने अपने नेटवर्क में सफलता लाने का श्रेय दिया और ओन के लिए कई अन्य उच्च श्रेणी के ड्रामा के लिए दरवाजे खोले। अपनी सीरीज के दौरान
द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन प्रसारण स्टेशन के लिए कई नील्सन रेटिंग हाई हासिल की। 2 मई 2013 को बताया गया कि द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। 53 द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन को 8 साल की श्रृंखला के दौरान अपनी कुछ उच्चतम रेटिंग दी। 54 कार्यक्रम को ओन की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में सराहा गया, जिसमें साबुन के मजे की साप्ताहिक खुराक विशिष्ट विश्वासघात, प्रेम संबंधों और चालाकी से भरी हुई थी। 55 इसके विपरीत लव थी नेबर को रेटिंग में संघर्ष करना पड़ा। द हैव एंड द हैव नॉट्स अपने अधिकांश समय तक नेटवर्क का सर्वोच्च रेटेड कार्यक्रम रहा। 56 57 4 फरवरी 2014 को द हैव्स एंड द हैव नॉट्स रात के लिए केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम के रूप में सामने आया। 58 11 मार्च 2014 को हैव्स एंड द हैव नॉट्स सीजन 2 के एपिसोड ने एक ओन रिकॉर्ड बनाया, जब इसने नेटवर्क के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग हासिल की। रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस एपिसोड ने 3.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जो बॉबी क्रिस्टीना के साथ ओपरा के नेक्स्ट चैप्टर के साक्षात्कार के लिए 3.5 मिलियन से आगे निकल गया, जो नेटवर्क का पिछला उच्चतम रेटेड व्यूइंग था। 54 9 जनवरी 2014 को पेरी की ओन के साथ निरंतर साझेदारी के हिस्से के रूप में नेटवर्क ने फीचर फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब पर आधारित अपनी चौथी स्क्रिप्टेड सीरीज और पेरी द्वारा चौथी सीरीज का आदेश दिया, जिसका नाम इफ लविंग यू इज रॉन्ग था। घंटे भर की ड्रामा सीरीज का प्रीमियर 9 सितंबर 2014। द बूनडॉक्स और अटलांटा। पेरी को द बूनडॉक्स एपिसोड पॉज में मजाकिया अंदाज में पेश किया गया था। विंस्टन जेरोम का किरदार पेरी की पैरोडी है। एपिसोड में जेरोम का किरदार माँ ड्यूक्स है, जिसे वह क्रॉस ड्रेसिंग के जरिए चित्रित करता है, जो पेरी के मीडिया के समान है। 76 लॉस एंजल्स टाइम्स के ग्रेग ब्रेक्सटन ने पोज को पेरी की सबसे तीखी सार्वजनिक आलोचनाओं में से एक बताया। इस एपिसोड ने कथित तौर पर पेरी को नाराज कर दिया, जिन्होंने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की धमकी दी, जिसकी उस समय नेटवर्क टीबीएस पर 2 सीरीज थीं, टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन और मीट द ब्राउन्स। एपिसोड को प्रचलन से हटा दिया गया। 77 डोनाल्ड ग्लोवर ने कथित तौर पर एफएक्स सीरीज अटलांटा में पेरी पर निशाना साधा था। एपिसोड का शीर्षक वर्क एथिक एक ट्वीट से आया है, जिसमें पेरी ने उस सीजन के लिए लिखी गई सभी स्क्रिप्ट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसका शीर्षक था वर्क एथिक। चलो चलो 2020 को प्राप्त करें। एपिसोड में एक महिला और उसकी बेटी एक निजी और रहस्यमय व्यक्ति द्वारा संचालित एक टीवी स्टूडियो में पहुंचती है, जिसे मिस्टर चॉकलेट के नाम से जाना जाता है। मां को जल्द ही डर लगता है कि उसकी बेटी का मिस्टर चॉकलेट द्वारा शोषण किया जा सकता है। दर्शकों और आलोचकों ने जल्दी ही यह निष्कर्ष निकाला कि यह एपिसोड पेरी और अटलांटा में उनके स्टूडियो चलाने के तरीके का व्यंग्य कर रहा था। 78 79 वल्चर के इलेफे ओकंटाह ने अपनी समीक्षा लिखी। अटलांटा में पेरी के अपने 330 एकड़ के स्टूडियो की तरह मिस्टर चॉकलेट स्टूडियो कई साउंड स्टेज और ऑफिस स्पेस के साथ एक विशाल जगह है, और आगे कहा, अटलांटा और पेरी के कई आलोचक हमसे 2 सवाल पूछते हैं। क्या हम अश्वेत लोगों को हर उस चीज का समर्थन करना चाहिए जो काली है? और क्या पेरी का हमारा उथला चित्रण अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है? 80 लेखकों के लिए कमरों की कमी। 6 जनवरी 2020 को पेरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए राइटर्स रूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपना काम खुद लिखना पसंद करते हैं। 81 पेरी को उभरते हुए अश्वेत लेखकों को अवसर न देने के लिए कई आउटलेट और मनोरंजन जगत की हस्तियों से आलोचना मिली। उस महीने के अंत में पेरी ने एक साक्षात्कार में जवाब दिया कि उन्होंने डब्ल्यूजीए लेखकों और गैरसंघ लेखकों दोनों के साथ काम करते समय समस्याओं का अनुभव किया था। उनका दावा है कि डब्ल्यूजीए लेखक ऐसी स्क्रिप्ट प्रस्तुत करते थे जिन्हें कई बार भुगतान पाने के लिए फिर से लिखना पड़ता था। उन्होंने यह भी कहा
कि गैरसंघ लेखकों ने गुणवत्ता के उनके मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और वे उनके द्वारा लिखी गई हर एक स्क्रिप्ट से नाखुश थे क्योंकि वे आवाज से बात नहीं कर रहे थे। 82 टायलर पेरी के लिए समर्थन। द ग्रियो और MSNBC के गोल्डी टेलर ने 21 अप्रैल 2011 को NPR ऑल थिंग्स कंसिडर्ड साक्षात्कार में पेरी के लक्षित दर्शकों के बारे में कहा, मुझे नहीं लगता कि टायलर पेरी टूरे से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह सीधे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे चचेरे भाई बहनों से बात कर रहे हैं और उनकी जरूरत के समय उनसे मिल रहे हैं, और यही कला और फिल्म निर्माण है। 83 अपने हफिंगटन पोस्ट संपादकीय में समाजशास्त्री शाइन ली ने पेरी को आज के सबसे नवीन फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। 84 व्यक्तिगत जीवन। पेरी जेनेट जैक्सन, विल स्मिथ और ओपरा विन्फ्रे की अच्छी दोस्त है। 85 पेरी एक ईसाई है। 86 उनके काम के कई विषय धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हैं, जो मुख्य रूप से काले चर्च संस्कृति का संकेत देते हैं, जैसे कि उनके मंच और स्क्रीन दोनों कामों में कई दृश्य जो चर्च की सेटिंग और पूजा शैलियों को दिखाते हैं, जो आमतौर पर मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी चर्चों में पाए जाते हैं, जिसमें सुसमाचार संगीत और कलाकारों के शोकेस शामिल है। 87 20 जुलाई 2009 को पेरी ने फिलाडेल्फिया डे कैंप के 65 बच्चों को वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए प्रायोजित किया, यह पढ़ने के बाद कि एक उपनगरीय तैराकी क्लब, हंटिंगरन वैली, पेंसिल्वेनिया में वैली स्विम क्लब ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था। 88 उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, मैं चाहता हूं कि वे जानें कि हर बुरे काम के लिए जो कुछ लोग आपके खिलाफ करेंगे, ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। 89 8 दिसंबर 2009 को पेरी की मां विली मैक्सिन पेरी का 64 साल की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गया। 90 91 वह साउथवेस्ट अटलांटा में रहते हैं और काम करते हैं, जहां वह टायलर पेरी फिल्म और टीवी स्टूडियो संचालित करते हैं। 92 अगस्त 2010 में यह बताया गया कि उन्होंने जॉन्स क्रीक के अटलांटा उपनगर में 58 एकड़ 23 हेक्टेयर की संपत्ति डीन गार्डन खरीदी थी। उन्होंने मौजूदा 32,000 वर्ग फुट 3,000 मीटर 2 की हवेली को गिरा दिया और संपत्ति पर एक नया पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन कभी नहीं बनाया। 93 94 30 नवंबर 2014 को पेरी की पार्टनर गेलिला बेकेले ने उनके बेटे अमन को जन्म दिया। 95 96 दिसंबर 2020 में पेरी ने घोषणा की कि वह सिंगल बैचलर है। 97 7 मार्च 2021 को प्रिंस हैरी, ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन, डचेस ऑफ ससेक्स ने ओपरा विद मेघन एंड हैरी नामक टेलीविजन साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि पेरी ने 3 महीने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और आवास प्रदान किया, जिससे दंपति को मार्च 2020 में अपने ब्रिटिश शाही संरक्षण के वापस लेने के बाद सुरक्षित रूप से कनाडा से कैलिफोर्निया स्थानांतरित होने की अनुमति मिली। 98 99 पेरी उनकी बेटी ससेक्स की राजकुमारी लिलीबेट के गॉडफादर भी है। 100 स्टीफन ट्विच बॉस की मौत के बाद पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अवसाद के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात की और खुलासा किया कि अपने करियर को आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। 101 उड़ान के अपने डर पर काबू पाने के लिए पेरी ने उड़ान प्रशिक्षण लिया और एक निजी पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वह एक सिरस SR-22T विमान उड़ाता है। 102 संपत्ति। 2007 में पेरी ने अटलांटा के बखेड के पेस पड़ोस में 17 एकड़ 7 हेक्टेयर की संपत्ति 103 खरीदी। 104 105 मई 2016 में उन्होंने घर को $17.5 मिलियन में बेच दिया, जो जॉर्जिया की राजधानी में एक निजी घर के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा भी था। 106 2013 में उनकी कंपनी ETPC LLC ने जॉर्जिया के डगलस काउंटी के न्यू मैनचेस्टर, जॉर्जिया क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़
4.5 किलोमीटर 2 खरीदान 160 सितंबर 2017 में पेरी ने लॉस एंजिल्स में एक गेटेड समुदाय मुल्होलैंड एस्टेट्स में एक घर खरीदान 108 संपत्ति खरीदने के 9 महीने बाद पेरी ने संपत्ति $15.6 मिलियन में बेच दी। 109 पेरी के पास व्योमिंग और बहामास दोनों में अवकाश संपत्तियां हैं। 110 पेरी के पास जॉर्जिया के डगल्सविले में 2100 एकड़ 8.5 किलोमीटर 2 की संपत्ति है, जिसमें 40,000 वर्ग फुट 3,700 मीटर 2 का शैटोइस घर और एक हवाई पट्टी शामिल है। टाइलर पेरी स्टूडियोज। मुख्य लेख टाइलर पेरी स्टूडियोज। 2015 में पेरी ने अटलांटा में स्थित 330 एकड़ 130 हेक्टेयर के पूर्व सैन्य बेस फोर्ट मैकफर्सन का अधिग्रहण किया, जिसे उन्होंने स्टूडियो में बदल दिया। 59 स्टूडियो का उपयोग HBO फिल्म OWN फिल्म संस्करण द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरीटा लेक्स के फिल्मांकन के लिए किया गया था और वर्तमान में टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड के लिए उपयोग में है। 59 साइट के 50,000 वर्ग फुट 4,600 मीटर 2 स्थायी सेटों के लिए समर्पित है, जिसमें एक लग्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति, व्हाइट हाउस प्रतिकृति, 16,000 वर्ग फुट 1,500 मीटर 2 हवेली, एक नकली सस्ता होटल, ट्रेलर पार्क सेट और एक वास्तविक 1950 के दशक की शैली का भोजनशाला। यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर 12 ध्वनि चरणों की मेजबानी भी करता है। 60 ब्लॉकबस्टर मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर टाइलर पेरी स्टूडियो में नए चरणों में से एक पर फिल्माया जाने वाला पहला था, जैसा कि पेरी ने 19 फरवरी 2018 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यक्तिगत रूप से घोषित किया था। 61 टाइलर पेरी स्टूडियो देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है और इसने पेरी को टिम और डेफ्ने रीड के बाद एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का मालिक बनने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किया। 62 वायाकॉम CBS। 14 जून 2017 को पेरी ने 90 एपिसोड सालाना ओरिजिनल ड्रामा और कॉमेडी सीरीज के लिए वायकॉम, अब वायकॉम CBS के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वायकॉम के पास शॉर्ट वीडियो कंटेंट और फिल्म कॉन्सेप्ट पर पहली नज़र के वितरण अधिकार भी होंगे। इस सौदे से पहली फिल्म नोबडीज फूल थी। टीवी डील 2019 की शुरुआत में द ओवल, सिस्टास और BET+, एक नई स्ट्रीमिंग सेवा, के प्रीमियर के साथ हुई, जिसमें BET की रेटिंग बहुत अच्छी रही। 64 पुस्तकें। 2006 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए पेरी की पहली किताब डोंट मेक अ ब्लैक वुमन टेक ऑफ हर ईयररिंग्स, मीडियाज अनइनहिबिटेड कमेंट्रीज ऑन लव एंड लाइफ, 11 अप्रैल 2006 को प्रकाशित हुई। इस किताब की 30,000 प्रतियां बिकी। 65 हार्डकवर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया और 12 सप्ताह तक सूची में बना रहा। इसे 2006 क्विल अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर, बेस्ट ह्यूमर बुक चुना गया। 66 उनकी दूसरी पुस्तक हायर इज वेटिंग 14 नवंबर 2017 को प्रकाशित हुई थी। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 5वें नंबर पर शुरू हुई। 67 कानूनी कार्यवाही। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पश्चिम। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट ने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड NLRB के साथ अनुचित श्रम अभ्यास के आरोप दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि पेरी की प्रोडक्शन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियोज ने यूनियन कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश करने के लिए प्रतिशोध में अक्टूबर 2008 में 4 लेखकों को गैरकानूनी तरीके से निकाल दिया। 68 विवाद 1 महीने बाद सुलझा लिया गया, जब TPS ने WGA हस्ताक्षरकर्ता बनने पर सहमति व्यक्त की। 69 मो मनी टैक्स। 2009 की शुरुआत में पेरी ने टेनेसी के मेम्फिस में स्थित एक कर तैयारी कंपनी मो मनी टैक्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उसने एक टीवी विज्ञापन चलाया था जिसमें उसे लगा कि उसके काम की अपमानजनक रूप से पैरोडी की गई है, विशेष रूप से मीडिया गोज टू जेल। विज्ञापन में एक बड़े आकार के श्वेत पुरुष जॉन कोवान को ड्रैग में दिखाया गया है,
जिसका नाम मामेडिया है। आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रचलन से हटा दिया गया। 70 स्वागत आलोचना टाइलर पेरी की फिल्में गहन जांच के दायरे में आ गई है। कई जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि उनकी फिल्में आक्रामक और नकारात्मक अफ्रीकी अमेरिकी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। लेखक डोनाल्ड बोगल ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मीडिया का संबंध पुरानी माँ जैसी है। वह माँ जैसी है। अगर कोई श्वेत निर्देशक इस उत्पाद को पेश करता है तो अश्वेत दर्शक हैरान हो जाएंगे। 71 नेशनल पब्लिक रेडियो पर पेरी को लिखे एक खुले पत्र में पत्रकार जमीला लेमियक्स ने पेरी को कैमरे के सामने और पीछे अश्वेत लोगों को काम देने के लिए धन्यवाद देते हुए उनके शो मीट द ब्राउन्स और हाउस ऑफ पेन की भी आलोचना की। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि आपके दोनों शो पुराने स्टीरियोटाइप से भरे हुए हैं, जिसमें मूर्ख, नपुंसक अश्वेत पुरुष और असभ्य, चुलबुली अश्वेत महिलाएं हैं। जबकि उन्होंने उनके काम को उसके हास्य और आत्मसम्मान, प्रेम और सम्मान के सकारात्मक संदेशों के लिए सराहा। उन्होंने बाद में निराशा व्यक्त की कि अफ्रीकी अमेरिकियों को बार बार खुद की एक ही छवि खिलाई गई है क्योंकि वे बिकते हैं। 72 लेमियक्स ने अपने प्रसिद्ध मीडिया चरित्र को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके माध्यम से देश ने अश्वेत समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक पर हंसा है। मदर डियर, प्यारी मातृसत्तान, हमारी माताएं और दादियाँ इससे कहीं अधिक की हकदार है। आलोचकों की नकारात्मक टिप्पणियों को खारिज करने के लिए उन्होंने पेरी की सराहना की। लेमियक्स ने दावा किया कि कई अश्वेत लोगों ने आपके काम के बारे में कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं जो श्वेत आलोचकों ने व्यक्त किए हैं, और उनसे आग्रह किया कि आलोचकों को नफरत करने वाले के रूप में खारिज करना बंद करें और महसूस करें कि अश्वेत लोगों को नई कहानियों और नए कहानीकारों की आवश्यकता है। 72 स्पाइक ली की टिप्पणियां 2006 में पेरी की प्रशंसा करने के बावजूद निर्देशक स्पाइक ली ने 2009 में उनके काम की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक कलाकार को अपने कलात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आज भी बहुत सी चीजें हैं जो मूर्खतापूर्ण तमाशा है, और जॉन सिंगल्टन के काम और सामग्री के साथ साथ मिरेकल एट सेंट अन्ना 2008 सहित उनके अपने काम पर प्रकाश डाला, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बफेलो सोल्जर्स के रूप में जाने जाने वाले अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों की वीरता को दर्शाता है। 73 समय की आवश्यकता जब पूछा गया कि क्या पेरी की अश्वेत दर्शकों के बीच सफलता सिर्फ अश्वेत अमेरिका को वह देने का नतीजा थी जो वे चाहते थे, तो ली ने जवाब दिया, छवि परेशान करने वाली है। उद्धरण की आवश्यकता अक्टूबर 2009 में 60 मिनट के साक्षात्कार के दौरान पेरी को उनके काम के बारे में स्पाइक ली की टिप्पणियों का एक उद्धरण पढ़ा गया और उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने प्रशंसकों के बीच यह आलोचना पढ़ना अच्छा लगेगा। इससे मुझे गुस्सा आता है। यह बहुत अपमानजनक है। यह इस तरह का रवैया है जो हॉलीवुड को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये लोग मौजूद नहीं है और इसीलिए उनके लिए हमसे बात करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। पेरी ने यह भी कहा कि ये सभी चरित्र चारा है, निहत्थे, आकर्षक, आपको हंसाने वाला चारा। मैं मीडिया को किसी चीज पर थप्पड़ मार सकता हूं और भगवान, प्यार, विश्वास, क्षमा, परिवार, इनमें से किसी के बारे में बात कर सकता हूं। 74 हिप हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में पेरी ने स्पाइक ली की टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन्हें भार में जाओ कहा। क्रिस्टल स्टीवर्ट सेब्रेचट्स नी स्टीवर्ट एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिनका करियर 2011 में शुरू हुआ, जब उन्होंने 2017 तक ओन टीबीएस कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज फॉर बेटर और वर्से में रियल एस्टेट एजेंट लेस्ली मॉरिस का किरदार निभाया। इसके तुरंत बाद वह 2018 की फिल्म ए क्रिमिनी में दिखाई दी। उन्होंने मिस यूएसए 2008 भी जीता और मिस यूनिवर्स 2008 में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह शीर्ष 10 में पहुंची। 2020 से 2023 तक स्टीवर्ट मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक थीं। पक्षपात
मिस यूएसए 2022 में परिणामों में हेराफेरी और मिस यूएसए 2021 में यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में पद छोड़ दिया। जीवन और कैरियर। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टल डेने स्टीवर्ट एक अफ्रीकी अमेरिकी है। 2. जलूस। स्टीवर्ट ने 1 जुलाई 2007 को टेक्सास के लारेडो में आयोजित एक राज्य प्रतियोगिता में 121 अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बाद मिस टेक्सास यूएसए 2008 का खिताब जीता। 3. 4. उस समय वह एक पार्टी प्लानिंग और प्रेरक भाषण कंपनी चलाती थी और पेशेवर रूप से मॉडलिंग करती थी। उन्होंने अप्रैल 2008 में आयोजित मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया। स्टीवर्ट ने मिसौरी सिटी के एल्किंस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2007 में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त स्टीवर्ट ने ह्यूस्टन में बार्बिजोन मॉडलिंग और एक्टिंग स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5. स्टीवर्ट सितंबर 2008 में न्यूयॉर्क में मर्सिडीज बेंज फैशन वीक में मिस टीन यूएसए स्टेवी पेरी के साथ दिखाई दे रही है। मिस टेक्सास यूएसए खिताब के लिए यह स्टीवर्ट का 5वां प्रयास था। 2006 और 2007 दोनों आयोजनों में वह प्रथम रनरअप रही, 2005 में तीसरी रनरअप रही और 2003 में सेमीफाइनल में पहुंची। राज्य प्रतियोगिता में उनकी पहली उपस्थिति 2002 में थी, जब उन्होंने मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हुए मिस टेक्सास यूएसए 2003 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। 2004 में स्टीवर्ट ने फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की और मिस टेक्सास यूएसए 2005 में टायलर विलिस के बाद तीसरे रनरअप रहीं। 6. अगले वर्ष उन्होंने मिस ह्यूस्टन स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लिया और लॉरेन लैनिंग के बाद प्रथम रनरअप रहीं। उन्होंने मिस टेक्सास यूएसए 2006 में मिस हैरिस काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की। 7. 2006 में वह दूसरी बार मिस ह्यूस्टन की प्रथम रनरअप रही और एक डबल रिपीटेशन में 2007 के स्टेट पेजेंट मिस साउथ ईस्ट टेक्सास के रूप में प्रतिस्पर्धा में मिस ह्यूस्टन मैगन एलिस की प्रथम रनरअप रहीं। 8. 9. 2007 में उन्होंने स्थानीय खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की और इसके बजाय मिस टेक्सास यूएसए 2008 के लिए एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश किया, फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी का खिताब अपने नाम किया। वह मिस ह्यूस्टन ब्रुक डेनियल के साथ राज्य टेलीविजन प्रतियोगिता में अंतिम 2 में पहुंची, जो मिस टेक्सास यूएसए 2007 में उपविजेता भी थी। इस बार स्टीवर्ट ने खिताब जीता और मिस टेक्सास यूएसए 2008 का ताज पहनाया गया। उन्होंने एवरीथिंग बट वाटर स्विमसूट पुरस्कार भी जीता, जिसकी घोषणा प्रारंभिक प्रतियोगिता के दौरान की गई थी। स्टीवर्ट मिस टेक्सास यूएसए में ताज जीतने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी है। चेल्सी स्मिथ को मिस टेक्सास यूएसए 1995 और बाद में मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 11 अप्रैल 2008 को स्टीवर्ट ने मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह मिस यूएसए का खिताब जीतने वाली नवीं टेक्सन बनी। 10. अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न चैरिटी के लिए काम किया, मीडिया साक्षात्कार आयोजित किए और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम किए। 26 अप्रैल को वह व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में शामिल हुईं। स्टीवर्ट के पास ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से उपभोक्ता विज्ञान और मर्चेंडाइजिंग में डिग्री है। 11. स्टीवर्ट को ह्यूस्टन में नील हैमिल एजेंसी द्वारा एक मॉडल के रूप में दर्शाया गया है। 12. स्टीवर्ट अन्य मिस यूनिवर्स प्रतियोगियों के साथ वियतनाम के तट पर यूएसएनएस मर्सी का दौरा करती हुई। 13 जुलाई 2008 को स्टीवर्ट ने वियतनाम के nha trang में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और शीर्ष 10 में पहुंची। स्टीवर्ट 2007 में राहेल स्मिथ के बाद लगातार दूसरी मिस यूएसए बनी, जो शाम के गाउन प्रतियोगिता के दौरान लड़खड़ाकर गिर गईं। उसके बाद उन्होंने दर्शकों को ताली बजाकर तालियां बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। 13. स्मिथ के विपरीत
स्टीवर्ट शीर्ष 5 में आगे नहीं बढ़ पाईं। 14 कुल मिलाकर 8वें स्थान पर रहीं। नवंबर 2020 में 15 स्टीवर्ट मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक बनी, जिससे प्रतियोगिता को मिस यूनिवर्स संगठन से अलग एक नए स्वतंत्र संगठन में विभाजित कर दिया गया। 16 वह यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं। 17 विवादों अक्टूबर 2022 में स्टीवर्ट और उनकी कंपनी मिस ब्रांड कॉरपोरेशन को पूर्व प्रतियोगियों द्वारा पक्षपात, परिणामों में हेराफेरी और यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगाए जाने के बाद प्रतियोगिता के आयोजन में उनकी भूमिकाओं से निलंबित कर दिया गया था। 18-19 उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में पद छोड़ दिया। 20-15 होस्टिंग स्टीवर्ट ने 31 जुलाई 2009 को सेठ गोल्डमैन के साथ मिस टीन यूएसए 2009 प्रतियोगिता की मेजबानी की। 24 जुलाई 2010 को गोल्डमैन और स्टीवर्ट ने एक बार फिर मिस टीन यूएसए प्रतियोगिता की मेजबानी की। स्टीवर्ट ने कई मिस टेक्सास यूएसए पेजेंट की सहमेजबानी भी की, जिनमें उनके बेल्जियम में जन्मे पति, मॉडल मैक्स सेब्रेचट्स एनएल 9 अगस्त 2014 को विवाहित, के साथ कुछ शामिल है। 21 और उन्होंने जेसन फीनबर्ग के साथ भी सहमेजबानी की। 22 स्टीवर्ट ने 5 जून 2016 को लास वेगास, नेवादा में मिस यूएसए 2016 प्रतियोगिता में फाइनल जज के रूप में काम किया। 23 अभिनय 2011 में स्टीवर्ट ने सिटकॉम हाउस ऑफ पेन के एक एपिसोड में अभिनय की शुरुआत की। उसी वर्ष पेरी ने उन्हें टीबीए OWN कॉमेडी ड्रामा सीरीज फॉर बेटर और वर्से में 6 सीजन की श्रृंखला के लिए लेस्ली मॉरिस की भूमिका निभाने के लिए एक सीरीज की मुख्य भूमिका में लिया। 2012 में पेरी ने स्टीवर्ट को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने गुड डीड्स में एक सचिव की भूमिका निभाई। 2017 में फिर से उन्हें अल्पकालिक TLC ड्रामा सीरीज टू क्लोज टू होम में एक सीरीज नियमित के रूप में कास्ट किया। 2018 में उन्हें पेरी की थ्रिलर ए क्रिमिनी में कास्ट किया गया। 25 टाइलर पेरी प्रोडक्शंस में अपनी भूमिकाओं के अलावा स्टीवर्ट 2024 में स्टीवर्ट को नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 26 व्यक्तिगत जीवन उन्होंने अगस्त 2014 में बेल्जियम के मॉडल मैक्स सेब्रेचट से शादी की। 27 2017 में दंपति ने अपने पहले बच्चे, एक बेटी का स्वागत किया। 28 उनका एक बच्चा है। डेबोरा एन डेबी मॉर्गन नोट एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। मॉर्गन कई फिल्मों और टीवी प्रस्तुतियों में दिखाई दी है और उन्हें ABC सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एंजी बैक्सटरहबर्ट की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मॉर्गन 1989 में एंजी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी थीं। उन्हें चार्म्ड के चौथे और 5वें सीजन में सीर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। फिल्म में ईव्स बेउ 1997 में मोजेल बैटिस डेलाक्रोइक्स के रूप में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड अर्जित किया। हाल ही में उन्होंने 2014 से 2021 तक स्टारज क्राइम ड्रामा सीरीज पावर और इसके स्पिन ऑफ पावर बुक 2 घोस्ट में एस्टेले ग्रीन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई और फॉक्स ड्रामा सीरीज अवर काइंड ऑफ पीपल में भी सहअभिनय किया। प्रारंभिक जीवन मॉर्गन का जन्म डन, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। उद्धरण वांछित लोरा, एक शिक्षिका और जॉर्ज मॉर्गन जूनियर, एक कसाई की बेटी। उसकी एक छोटी बहन है, टेरीक। जब मॉर्गन अभी भी एक बच्ची थी, तब परिवार ब्रोंक्स में स्थानांतरित हो गया। 1997 में पीपल के साथ एक साक्षात्कार में मॉर्गन ने खुलासा किया कि उसके पिता एक अपमानजनक शराबी थे। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मॉर्गन ने याद किया कि उनकी मां अक्सर अपने पिता से भागती थी। उनके पिता की 1975 में ल्यूकेमिया से
मृत्यु हो गई। 5. मॉर्गन ने एक्विनास हाई स्कूल से स्नातक किया। 6. आजीविका। मॉर्गन की सबसे पहली फिल्म भूमिका 1976 में मूवी मंकी हसल में थी। उन्होंने वी की भूमिका निभाई थी। मॉर्गन की सबसे पहली आवर्ती भूमिका 1976 से 1977 तक व्हाट्स हैपनिंग में डायने हैरिस के रूप में थी और गुड टाइम्स में भी दिखाई दी। 1979 में उन्हें 1979 की मिनिसीरीज रूट्स द नेक्स्ट जनरेशन में एलेक्स हेली की परदादी एलिजाबेथ हार्वे की भूमिका के लिए और द व्हाइट शैडो में कर्टिस जैक्सन की पूर्व प्रेमिका जो वेश्या बन गई थी की मेहमान भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एंजी बैक्सटर हबर्ड की थी, एक भूमिका जो उन्होंने मूल रूप से जनवरी 1982 से जुलाई 1990 तक निभाई थी। 1989 में मॉर्गन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने सांता बारबरा अभिनेत्री नैन्सी ली ग्राहन के साथ साझा किया। उन्होंने और विलियम्स ने 1980 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क हॉट ट्रैक्स नामक एक संगीत वीडियो शो की सहमेजबानी भी की। उद्धरण आवश्यक। ऑल माई चिल्ड्रन छोड़ने के बाद मॉर्गन ने एनबीसी सोप ओपेरा जेनरेशन अभिनेत्री शेरोन ब्राउन की जगह में चैंटल मार्शल की भूमिका निभाई और शो के समाप्त होने तक इसमें बनी रहीं। इसके बाद उन्होंने 1993 में एबीसी के लविंग में एंजी हबर्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 1995 में वह इसी चरित्र को द सिटी लविंग का एक नया संस्करण में लेकर आईं, जिससे मॉर्गन 3 अलग-अलग सोप ओपेरा में एक ही चरित्र को चित्रित करने वाले कुछ कलाकारों में से एक बन गईं। 1997 से 1998 तक उन्होंने पोर्ट चार्ल्स में डॉ. एलेन बर्गेस की भूमिका भी निभाई। 1980 और 1990 के दशक में मॉर्गन अश्वेत महिलाओं के लिए संभावनाओं का एक वास्तविक प्रतीक बन गई, क्योंकि उनकी सभी सोप ओपेरा भूमिकाओं में उन्होंने एक सफल डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। मॉर्गन ने निर्देशक कासी लेमन्स की ड्रामा फिल्म ईव्स बेउ 1997 में दिव्यदर्शी मोजेल बैटिस्ट डेलाक्रोइक्स की भूमिका के लिए फिल्म समीक्षकों से प्रशंसा अर्जित की। 7. अपने चित्रण के लिए उन्होंने शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार और इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार जीता और उन्हें इमेज पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बाद में उन्होंने सोप ओपेरा छोड़ दिया और शीज ऑल दैट 1999, द हरिकेन 1999, लव एंड बास्केटबॉल 2000, वुमन टू आर्ट लूज्ड 2004, कोच कार्टर 2005, रिलेटिव स्ट्रेंजर्स 2006 और कलर ऑफ द क्रॉस 2006 में भूमिकाओं के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। टेलीविजन पर उन्होंने द प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बोस्टन पब्लिक, प्रोविडेंस और सोल फूड में भूमिकाएं निभाईं। 8. 2002 से 2003 तक मॉर्गन ने लाइफटाइम ड्रामा सीरीज फॉर द पीपल में ली थॉम्पसन के विपरीत मुख्य किरदार लोरा गिब्सन की भूमिका निभाई। उन्होंने चार्म्ड के चौथे और 5वें सीजन में सीर की भूमिका भी निभाई। मॉर्गन कोस्टार डेर्नेल विलियम्स के साथ डेटाइम टेलीविजन छोड़ने के 10 साल बाद जनवरी 2008 में ऑल माई चिल्ड्रन में लौट आईं। 9. मई 2009 और 2011 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए डेटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 10. 2011 में एबीसी ने ऑल माई चिल्ड्रन को रद्द कर दिया और मॉर्गन द यंग एंड द रेस्टलेस के कलाकारों में योलांडा हार्मनी हैमिल्टन के रूप में शामिल हो गए। 11. 12. 7 अक्टूबर 2011 को ऑल माई चिल्ड्रन के ठीक 2 हफ्ते बाद 23 सितंबर 2011 को इसका अंतिम टेलीविजन एपिसोड प्रसारित हुआ। 2013 में मॉर्गन ऑल माई चिल्ड्रन के वेब आधारित रीबूट में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एंजी हबर्ड की भूमिका दोहराई। 13. श्रृंखला का प्रीमियर 29 अप्रैल 2013 को हुआ था और एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 14. 15 नवंबर 2013 में ऑल माई चिल्ड्रन के रद्द होने के बाद मॉर्गन को स्टारज ड्रामा सीरीज पावर में ओमारी हार्डविक और नटूरी नॉटन के साथ लिया गया। 16. 17 2015 में उन्होंने रिचर्ड लॉसन
और विविका ए फॉक्स के साथ 2 टीवी 1 हॉलिडे फिल्मों रॉयल फैमिली थैंक्सगिविंग और रॉयल फैमिली क्रिसमस में सह-अभिनय किया। 18-19 मॉर्गन ने बाद में लाइफटाइम बायोपिक टोनी ब्रेक्सटन अनब्रेक माई हार्ट में टोनी ब्रेक्सटन की मां की भूमिका निभाई। 20-21-22 2017 में मॉर्गन मार्वल मिनिसीरीज द डिफेंडर्स में डेलोरेस की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। अगले वर्ष उन्होंने बीईटी ड्रामा सीरीज द क्वाड में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2019 में वह मार्लन वेन्स अभिनीत नेटफ्लिक्स फिल्म सेक्सटुप्लेट्स में दिखाई दी। उन्होंने लाइफटाइम मूवी मेरी लिटिल क्रिसमस और इसके सीक्वल में केली रॉलैंड के साथ अभिनय किया। 2021 में उन्हें ली डेनियल प्राइम टाइम सोप ओपेरा अवर काइंड ऑफ पीपल में याया दाकोस्टा के साथ कास्ट किया गया। 2023 में उन्होंने लाइफटाइम बायोपिक कीशिया कोल दिस इज माई स्टोरी में कीशिया कोल की मां का किरदार निभाया। टीवी फेनेटिक से जैस्मीन ब्लू ने अपनी समीक्षा में लिखा, डेबी मॉर्गन हालांकि हमेशा एक ताकत रही है, एक किंवदंती जो अपने फूलों के हर आखिरी टुकड़े की हकदार है। यह कहना कि उन्होंने इस फिल्म को चुरा लिया सदी की सबसे बड़ी कमी होगी। वह शानदार थी। उन्होंने फ्रैंकी की भूमिका निभाने में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। ऐसे क्षण थे जब मुझे सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। यह लगभग भयानक है कि मॉर्गन ने दिवंगत मां और दादी को कितनी अच्छी तरह से निभाया। 24 मॉर्गन को बाद में टाइलर पेरी द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गया। व्यक्तिगत जीवन मॉर्गन की 4 बार शादी हो चुकी है और उनके कोई बच्चे नहीं है। उनकी पहली शादी 1980 से 1984 तक चार्ल्स वेल्डन से हुई थी। एक टेलर पोलिडोर एक अमेरिकी अभिनेत्री है। जीवन और कैरियर पोलिडोर का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था। उन्होंने कैटी, टेक्सास में 7 लेक्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और क्लार्क अटलांटा विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 पोलिडोर ने 2008 की कॉमेडी फिल्म वेलकम होम रोस्को जेंकिंस में एक छोटी सी भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर शुरुआत की। 3 बाद में वह सच्ची अपराध टेलीविजन श्रृंखला स्नैप्ड, किलर कपल्स और फेटल अट्रैक्शन में दिखाई दी और द रेजिडेंट, स्टेप अप, हाई वाटर और जीनियस, एरिथा में अतिथि भूमिका निभाई। 2018 से 2019 तक CW सुपरहीरो श्रृंखला ब्लैक लाइटनिंग में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 2021 से 2023 तक पोलिडोर ने एफएक्स क्राइम ड्रामा सीरीज स्नोफॉल में बाउंटी शिकारी डलास अली की भूमिका निभाई। 2022 से 2023 तक उन्होंने CW स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज ऑल अमेरिकन होमकमिंग में आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2 बाद में 2022 में पोलिडोर को ऑल ब्लॉक अलौकिक ड्रामा सीरीज विक्ड सिटी में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 2023 में उन्हें टाइलर पेरी की ड्रामा फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गया। 2024 में पेरी ने पोलिडोर को अपनी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया। 7-8-9 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 घर में आपका स्वागत है रोस्को जेंकिंस घरेलू लड़की 2016 मेरे सभी दोस्त मर चुके हैं लाना लघु फिल्म 2016 पिता का बचाव वयस्क चमेली लघु फिल्म 2016 मौजेक मारा एंडरसन 2017 वापस एक पर प्रथम स्थान जेनोबिया 2018 आपकी पसलियां नहीं पेरिस लघु फिल्म 2019 आपके बिना बवेट लघु फिल्म 2020 सवारी इसाबेल बेल किंग लघु फिल्म 2024 काले धन में तलाक रोना टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013 घातक आकर्षण डेनिटा स्मिथ प्रकरण कॉलेजिएट हत्या 2013 स्नैप्ड किलर कपल्स निक्की हिल एपिसोड रेचल कम्बरलैंड और जॉन विलियम्स 2015 घातक आकर्षण शेरोन एपिसोड ए लेथल लव
2018 निवासी ट्रीना एपिसोड, स्वतंत्रता दिवस। 2018 कदम बढ़ाए, उच्च जल विद्यार्थी एपिसोड, पायलट। 2018 से 2019 एक सुपरहीरो का नाम लिसा 5 एपिसोड। 2021 जीनियस, अरेथा डार्लिन एपिसोड, एरीथा, डू राइट वुमन। 2021 द लाउड हाउस शेल्बी एपिसोड, लोरी डे, इन द मिक ऑफ टाइम, आवाज। 2020 से 2021 यह पोनी है, क्लारा आवाज, 19 एपिसोड। 2019 से 2022 जिज्ञासु, जॉर्ज विन्नी बटा लाइब्रेरियन आवाज, 5 एपिसोड। 2021 से 2023 हिमपात, डलास, 11 एपिसोड। 2022 से 2023 ऑल अमेरिकन, होमकमिंग, टूटी, 9 एपिसोड। 2022 वर्तमान दुष्ट शहर के मिली श्रृंखला नियमित। 2023 बिग सिटी ग्रीन्स अतिरिक्त आवाजें एपिसोड, ट्रक रुका, झंझनाया। 2024 काले रंग में सौंदर्य किम्मी सीरीज लीड, 8 एपिसोड। रिकी ली लॉसन, 3, जन्म 7 मार्च 1947, 4, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन पर अभिनय किया है। उन्हें शायद शैली की फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने 1982 की फिल्म पोल्टरजिस्ट में रयान और 1983 की एनबीसी मिनिसीरीज वी में डॉ. बेन टेलर का किरदार निभाया था। जीवन और कैरियर। कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा में रिकी ली लॉसन के रूप में जन्मे लॉसन को संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती किया गया और वे चिकित्सक बने। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने वियतनाम में 21 महीने सेवा की और कार्रवाई में घायल हो गए थे। 4, अपनी सैन्य ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर शुरू किया। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका, बिना श्रेय, 1971 की फिल्म डर्टी हैरी में हत्या के लिए लक्षित एक समलैंगिक व्यक्ति की थी। 1973 में उन्होंने स्क्रीम ब्लाकुला स्क्रीम में विलिस का किरदार निभाया था। उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं में 1979 की फिल्म द मेन इवेंट और 1984 का ड्रामा स्ट्रीट्स ऑफ फायर शामिल है, जहां उन्होंने ऑफिसर एड प्राइस की भूमिका निभाई थी। टेलीविजन सीरीज में लॉसन की पहली चल रही अभिनीत भूमिका 1977 उन्होंने 1986 से 1987 तक प्राइम टाइम सोप ओपेरा डायनेस्टी में निक किम्बॉल की चल रही भूमिका निभाई। 1989 से 1991 तक द डेज एंड नाइट्स ऑफ मॉली डोड में जासूस नाथनियल हॉथोर्न के रूप में दिखाई दिए और 1992 से 1994 तक डे टाइम सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में लुकास बार्न्स के रूप में थे। लॉसन ने टेलीविजन पर कई अतिथि भूमिकाएं निभाई है, जिनमें कोजैक, गेट क्रिस्टी लव, सिस्टर, सोल फूड, द बर्नी मैक शो, द डिवीजन, ऑल इन द फैमिली और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में भूमिकाएं शामिल है। व्यक्तिगत जीवन। लॉसन का विवाह उनकी पहली पत्नी, अभिनेत्री डेनिस गोर्डी से नए साल की पूर्व संध्या 1978 से 1989 तक हुआ था। 2, उनकी एक बेटी, अभिनेत्री बियांका लॉसन, 1979 में पैदा हुई थी। लॉसन का एक बेटा भी है, जिसका नाम रिकी है, जो 1992 में पैदा हुआ था। 22 मार्च 1992 को लॉसन न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में लागार्डिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद यूएस एयर फ्लाइट 405 विमान दुर्घटना में बचकर 6, 2013 की गर्मियों के दौरान उन्होंने फैशन डिजाइनर और गायको बेयोंसे और सोलेज नोल्स की मां टीना नोल्स को डेट करना शुरू किया। 7, लॉसन और नोल्स एक दूसरे को 30 से अधिक वर्षों से जानते थे। 9, इस जोड़े ने 12 अप्रैल 2015 को शादी की। 10, नोल्स ने जुलाई 2023 में तलाक के लिए अर्जी दी। 11, फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1971 डर्टी हैरी समलैंगिक। 1973 चीक ब्लाकुला चीक विलिस डेनियल्स। फॉक्स स्टाइल लिटिल हेनरी। 1974 शुगर हिल प्रेमी। बोगार्ड लेरॉय फिस्क। 1975 क्रॉस फायर अधिकारी केन डिलार्ड टीवी फिल्म। 1977 ऑड्रे रोज पुलिसकर्मी 1। 1978 घर आ रहा थपथपाना। 1979 चार्ल्सटन
जेम्स हैरिस टीवी फिल्म, जेरिको मील आरसी स्टाइल्स टीवी फिल्म, आयंस सैनिक कैलेब हॉलिडे टीवी फिल्म। मुख्य समारोह हेक्टर मंटिला 1980 स्वर्णिम क्षण, एक ओलंपिक प्रेम कहानी जीन डेविस टीवी फिल्म 1982 पोल्टरगाइस्ट रयान, लीडफुट अधिकारी वेंचेक टीवी फिल्म 1984 आग की सड़कें अधिकारी एड प्राइस 1985 चिपकना कॉर्नेल 1986 प्रभाव में डॉ दुरान टीवी फिल्म, जॉनी में गिब्सन एफबीआई एडम प्रेंटिस टीवी फिल्म 1989 भूला हुआ सार्जेंट फ्रैंक डॉक मैकडरमोट टीवी फिल्म, अपना आनंद दोगुना करें थोड़ा सा टीवी फिल्म 1997 कम मेहनत की चीज का प्रदर्शन CIA एजेंट 1998 स्टेला ने अपनी लय कैसे वापस पाई जैक 1999 न्याय गस टीवी फिल्म, जैकी वापस आ गया मिल्कमैन समर्स जैकी का पूर्व पति एक टीवी फिल्म 2000 मंगल और उससे आगे मिशन फ्लाइट डायरेक्टर मेनार्ड निक्सन छोटा 2001 ब्लू हिल एवेन्यू अंकल रॉब 2003 काली सूची में डाला गया एजेंट गॉर्डन वीडियो, पागल मैगी श्री बील टीवी फिल्म, बारिश से बाहर डोनाल्ड 2004 पानी के किनारे क्रिसमस श्री टर्नर टीवी फिल्म 2005 अंदाज लगाओ कौन मार्कस 2006 अंतिम स्टैंड विंस्टन 2007 मैं गोरी लड़कियों से तंग आ चुका हूं जेम्स इवांस 2008 प्यार बिक्री के लिए अंकल मैक 2009 शो का व्यवसाय विशेष धन्यवाद छोटा 2010 रंगीन लड़कियों के लिए स्पष्टवादी हत्याकांड रिच तोप 2015 शाही परिवार का धन्यवाद ज्ञापन लीटन रॉयल टीवी फिल्म, शाही परिवार क्रिसमस लीटन रॉयल टीवी फिल्म 2017 नेवरलैंड की खोज जो जैक्सन टीवी फिल्म 2019 शून्य से लेकर आई लव यू तक रॉन लोगसरन, हमेशा एक दुल्हन की सहेली कार्लटन ब्लेकस्टोन सीनियर 2020 पुराना कुत्ता कर्टिस विंटर्स छोटा 2021 द कॉर्नर स्टोर मार्विन छोटा, उत्तर हॉलीवुड एडोल्फ के पिता अकेले नहीं डॉ जेम्स क्ले, एक छुट्टी का मौका गार्विन, टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1973 शाफ्ट डॉन लुइस एपिसोड द एनफोर्सर्स, कोजक प्रथम संदिग्ध एपिसोड वन फॉर द मॉर्ग्यू 1974 क्रिस्टी प्यार प्राप्त करें, रिक एलन एपिसोड घातक छवि 1975 सैन फ्रांसिस्को की सड़कें एडी हिल एपिसोड एंड गेम, चिकित्सा केंद्र एंडी विलिस एपिसोड सर्वाइवर्स 1976 बर्ट डिएंजेलो सुपरस्टार हचिंस एपिसोड द ब्राउन हॉर्स कनेक्शन, सर्वाधिक वांछित कार्ल वेबस्टर एपिसोड पायलट 1977 पुलिस महिला स्कीट एपिसोड वंस ए स्निच, परिवार में सभी क्रोधित काला आदमी एपिसोड माइक द पेसिफिस्ट, शानदार यात्रा रिवाल्वर एपिसोड फनहाउस 1977 होटल की कहानी मुख्य कलाकार 1978 अच्छा समय रेमन एपिसोड मैंने एक सपना देखा, जूली फर्र MD, बर्ट रोलिंस एपिसोड पुराने दोस्त 65 की कक्षा में वास्तव में क्या हुआ था, लेफ्टिनेंट सॉयर एपिसोड रियूनियन इन टेरर 1981 सफेद छाया डेविड मैके एपिसोड बर्नआउट 1982 टीजे हुकर अधिकारी डेविड मैकनील एपिसोड रक्षक, शिकागो स्टोरी डेट ओज टेट मुख्य कलाकार, रिको रॉस एक अमेरिकी अभिनेता है, उन्हें 1986 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म एलियंस में प्राइवेट फ्रॉस्ट की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन शिकागो, इलिनोइस के कुक काउंटी अस्पताल में जन्मे, वे 8 बच्चों में से 5वें हैं और इसके अलावा उनके पिता की पहली शादी से 3 सौतेली बहनें और एक और भाई है। उन्होंने सबसे पहले एक हाई स्कूल प्रोडक्शन में अभिनय किया, एक स्थानीय सामुदायिक कॉलेज में थिएटर में पढ़ाई की और फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी FAU में प्रवेश लिया,
जहां उन्हें थिएटर में बीए की डिग्री दी गई। उन्होंने यूसीएलए में छात्रवृत्ति अर्जित की, जहां उनका करियर विकसित होना शुरू हुआ। आजीविका। रॉस की पहली टेलीविजन भूमिका द यंग एंड द रेस्टलेस में एक एक्स्ट्रा के रूप में थी, जिसके बाद हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक छोटा सा हिस्सा और व्हिटनी ह्यूस्टन के 1985 के हिट गाने सेविंग ऑल माई लव फॉर यू के म्यूजिक वीडियो में मुख्य पुरुष भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने फिल्म एलियंस 1986 में प्राइवेट रिको फ्रॉस्ट की भूमिका निभाई और डेथ विश 3 1985, स्पाइज लाइक अस 1985, द डर्टी डोजन, नेक्स्ट मिशन 1985 टीवी फिल्म, डिस्प्लेस्ड पर्सन, अमेरिकन प्लेहाउस का 1985 एपिसोड, गुलिवर्स ट्रेवल्स 1996, मिशन इम्पॉसिबल 1996, फियर्स क्रिएचर्स 1997, नैट एंड द कर्नल 2003 और हाइड्रा 2009 फिल्मों में भी दिखाई दिए। 1980 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक वे यूनाइटेड किंगडम में रहे और काम किया। वहां रहते हुए उन्होंने डॉक्टर हू 1988 के धारावाहिक द ग्रेटेस्ट शो इन द गैलेक्सी में और जीव्स एंड वूस्टर में अतिथि भूमिकाएं निभाई और 1991 की मिनी सीरीज स्लीपर्स में सीआईए एजेंट कार्ल रिचफील्ड के रूप में सहायक भूमिका निभाई। रॉस अब विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसारित होने वाले टीवी शो में भी दिखाई देते हैं। एलियंस। रिको रॉस ने मूल रूप से कॉर्पोरल हिक्स की भूमिका के लिए पढ़ा था। उसके बाद उन्हें प्राइवेट ड्रेक की भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने फुल मेटल जैकेट में अभिनय करने के पक्ष में इसे ठुकरा दिया। हालांकि जेम्स कैमरून रॉस के ऑडिशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रॉस्ट का किरदार खास तौर पर उनके लिए लिखा और परिणामस्वरूप रॉस ने एलियंस में अभिनय करने के लिए कुब्रिक के प्रोडक्शन को छोड़ दिया। पॉडकास्ट आई वाज देयर टू के लिए 2014 के एक साक्षात्कार में रॉस ने कहा कि प्राइवेट फ्रॉस्ट का पहला नाम वास्तव में रॉबर्ट है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1983 आहत, 1985 द डर्टी डजन, अगला मिशन अर्लेन ड्रेगर्स टीवी फिल्म, मृत्यु की कामना 3 क्यूबा, हमारे जैसे जासूस वॉम्प कार्ड, 1986 एलियंस प्राइवेट फ्रॉस्ट, 1987 शर्लक होम्स की वापसी मैथ्यू टीवी फिल्म, शारीरिक संपर्क स्माइली, 1988 क्रूसो दूसरा शिकार, 1989 स्लिपस्ट्रीम टेबल पर पहला आदमी, चांद पर हत्या अल्वराडो टीवी फिल्म, सैम मैकक्लाउड की वापसी रिफ्कीन टीवी फिल्म, 1992 प्रोजेक्ट शैडो चेजर जैक्सन, 1993 हत्या का पासपोर्ट डीलर टीवी फिल्म, 1995 प्रोजेक्ट शैडो चेजर 3000 लेनोक्स वीडियो, हैकर्स दूसरा रिपोर्टर, रूप बदलने वाला प्राणी बकले, 1996 मिशन असंभव क्षेत्र सुरक्षा गार्ड को अस्वीकृत किया गया, टाइमलॉक तिब्बक, 1997 भयंकर जीव टीवी पत्रकार, विशमास्टर लेफ्टिनेंट नाथनसन, 2000 ऑक्टोपस ब्रिकमैन, 2002 द टावर ऑफ बेबल क्लिंट छोटा, 2003 नेट और कर्नल नेट वॉशिंगटन, 2007 अंत भला तो सब भला बिली शेक्स छोटा, सांता क्रोस पागल उद्घोषक छोटा, 2009 आप में से सबसे कम मार्विन केली, हीड्रा पर लाया गया टीवी फिल्म, 2011 डोरिस के अनुसार सर्वनाश बाउर, 2012 हायाबुसा हारुकनारू किकंडॉ, डैनियल क्लार्क, आकाशीय रक्षक टोर्नो छोटा, एक औसत अमेरिकी विवाह जेरोम टीवी फिल्म, पोटलक माइक टीवी फिल्म, 2013 असुविधा का विवाह पादरी छोटा, जब्त की गई डिप्टी ड्रूज वीडियो, ट्रेन और माइल्स जॉन कोल्ट्रेन छोटा, अब मुझे चिकित्सक छोटा, 2014 बरमूडा टेंटेकल्स कैप्टेन फिलिप्स टीवी फिल्म, मार खाने वाला लड़का नेपलम के पिता छोटा, न्यू जर्सी अमेरिकी खिलाड़ी रिको छोटा, जंगल में छिपा हुआ रिको, 2015 ईवा की कहानी जासूसी पीस, एक प्रतिभाशाली शौकिया जासूस सविनो छोटा,
बैटगर्ल राइज पहेलीबाज छोटा, पारिवारिक समय जैस्मीन के पिता छोटा, गटर और सितारों के बीच प्यार में पर्यटक छोटा, स्टॉर्मागेडन एजेंट ट्रेवर्स टीवी फिल्म 2016 उद्घाटन रात्रि श्री रॉबर्टसन, क्रिसमस के लिए एक पति रोजर बर्केट टीवी फिल्म, छिपा हुआ टोल सामुदायिक निदेशक छोटा, 2017 कब्जा द्रयू छोटा, फैट कैंप फ्रेड, प्रेतग्रस्त लुई लावो, बॉबी क्रिस्टीना अंकल रे टीवी फिल्म, द सैंडमैन जासूसी मूल्य, मेरे क्रिसमस दादाजी जिम छोटा, 2018 जहां शाखाएं टूटती है अब्राहम छोटा, 2019 रात्रि भ्रमण सऊद, गलत लड़का अगले दरवाजे प्रिंसिपल परकिंस टीवी फिल्म, एक भाई का सम्मान शेपर्ड ग्रेंजर, शिंजुकू 5 रोनी हेस, 2020 वह पोर्टलैंड में है पॉल, टेलियंस, अंतिम स्टैंड सार्जेंट जॉन डेविस छोटा, मैरी के लिए एक क्रिसमस डेविड टीवी फिल्म, 2021 कुछ करो जासूस डिलन, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 1982 हिल स्ट्रीट ब्लूज टाइलर ब्रैग आवर्ती कलाकार, सीजन 2, 1985 अमेरिकन प्लेहाउस जैक्सन एपिसोड, विस्थापित व्यक्ति, बिल्लियों की आंखें एडसोम एपिसोड, लव बाइट, 1988 एक पर खेल लैरी एपिसोड, एयरबेस, 1988 से 89 डॉक्टर हू सर्कस का प्रबंध करने वाला एपिसोड, द ग्रेटेस्ट शो इन द गैलेक्सी भाग 1 से 4, 1989 विधेयक मैक्सी सिल्वर एपिसोड, ड्यूटी एल्सवहेयर, सीबीएस समर प्लेहाउस एल्विन एपिसोड, अमेरिकन न्यूक्लियर, 1991 स्लीपर कार्ल रिचफील्ड आवर्ती कलाकार, सबसे भयानक हत्या गैरी एपिसोड, मिसेज हैट और मिसेज रेड, 1992 जीव्स और वूस्टर लिफ्टमैन कोनी बियर आवर्ती कलाकार, सीजन 3, कल के इंसान सार्जेंट यंग एपिसोड, द ओरिजिन स्टोरी, पार्ट 5 इंच, 1993 वेस्ट बीच ग्रेग डेकोस्टा मुख्य कलाकार, फिल्म निर्माण, टेलीविजन उत्पादन और वीडियो उत्पादन में एकल कैमरा सेटअप या उत्पादन का एकल कैमरा मोड, जिसे पोर्टेबल सिंगल क्रू, पोर्टेबल सिंगल कैमरा या सिंगल कैम के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी विधि है जिसमें सभी विभिन्न शॉट्स और कैमरा कोण एक ही कैमरे का उपयोग करके लिए जाते हैं। सिंगल कैमरा सेटअप मूल रूप से 1910 के दशक में क्लासिकल हॉलीवुड सिनेमा के जन्म के दौरान विकसित हुआ था और यह सिनेमा के लिए उत्पादन का मानक तरीका बना हुआ है। टेलीविजन प्रोडक्शन में सिंगल कैमरा और मल्टीपल कैमरा दोनों ही तरीकों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। विवरण: इस सेटअप में सभी विभिन्न शॉट्स और कैमरा कोणों को एक ही कैमरे का उपयोग करके लिया जाता है या एक दिशा में इंगित कई कैमरों को लिया जाता है, जिन्हें एक नया कोण प्राप्त करने के लिए ले जाया और रीसेट किया जाता है। एक, यदि कोई दृश्य अभिनेता ए और अभिनेता बी के बीच आगे और पीछे कट जाता है, तो निर्देशक पहले कैमरे को ए की ओर इंगित करेगा और इस कोण से दृश्य का हिस्सा या सभी चलाएगा, फिर कैमरे को बी पर इंगित करने के लिए ले जाएगा, फिर से प्रकाशित करेगा और फिर इस कोण से दृश्य को चलाएगा। फिर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग प्रक्रिया के दौरान विकल्प बनाए जा सकते हैं कि दृश्य में प्रत्येक शॉट का उपयोग कब किया जाए और कब दो या आमतौर पर दो से अधिक कोनों के बीच आगे और पीछे कट किया जाए। यह तब दृश्य के कुछ हिस्सों को हटाने की भी अनुमति देता है यदि ऐसा महसूस होता है कि दृश्य बहुत लंबा है। इसके विपरीत, मल्टीपल कैमरा सेटअप में कई कैमरे होते हैं जो दृश्य के सभी अलग अलग कैमरा कोनों को एक साथ कैप्चर करने के लिए व्यवस्थित होते हैं और सभी कैमरा सेटअप को एक साथ समायोजित करने के लिए सेट को रोशन किया जाना चाहिए। मल्टी कैमरा प्रोडक्शन से आम तौर पर तेज लेकिन कम बहुमुखी वीडियोग्राफी होती है, जबकि सिंगल कैमरा सेटअप अधिक समय लेने वाला होता है लेकिन निर्देशक को प्रत्येक शॉट पर अधिक नियंत्रण देता है। टेलीविजन फिल्म निर्माताओं के विपरीत, जो लगभग हमेशा एकल कैमरा शूटिंग का विकल्प चुनते हैं, टेलीविजन निर्माताओं को एकल कैमरा या बहुकैमरा मोड में शूटिंग करने के लिए स्पष्ट निर्णय लेना पड़ता है। एकल कैमरा ज्यादातर प्राइम टाइम ड्रामा,
टीवी के लिए बनी फिल्मों, संगीत वीडियो और वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए आरक्षित है, जबकि सोप ओपेरा, टॉक शो, गेम शो, रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला और सिटकॉम आमतौर पर बहुकैमरा सेटअप का उपयोग करते हैं। मल्टीपल कैमरा शूटिंग ही एकमात्र तरीका है जिससे लाइव दर्शकों के सामने एक ही प्रदर्शन प्रस्तुत करने वाले अभिनेताओं के समूह को कई दृष्टिकोणों से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा मानक, संवाद संचालित घरेलू सिचुएशन कॉमेडी के लिए मल्टी कैमरा तकनीक, जो सस्ती है और कम उत्पादन समय लेती है, का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सिचुएशन कॉमेडी को मल्टीपल या सिंगल कैमरा मोड में शूट किया जा सकता है। सिंगल कैमरा तकनीक का उपयोग करना बेहतर माना जा सकता है, खासकर अगर फीचर फिल्म जैसी दृश्य शैली के लिए विशिष्ट कैमरा कोण और कैमरा मूवमेंट को प्रोडक्शन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और अगर दृश्य प्रभावों का बार-बार उपयोग किया जाना है। हालांकि 1950 के दशक आई लव लूसी से शुरू होकर के दौरान यूएस सिटकॉम के लिए मल्टी कैमरा आदर्श था, 1960 के दशक में सिचुएशन कॉमेडी में तकनीकी मानकों में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें बड़े कलाकार थे और एपिसोड में बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों का इस्तेमाल किया गया। युग की कई कॉमेडी श्रृंखलाओं ने फीचर फिल्म तकनीकों का भी उपयोग किया। इस संबंध में इस अवधि के कई कॉमेडीज, जिनमें लीव इट टू बीवर, द एंडी ग्रिफिथ शो और द ब्रैडी बंच शामिल है, ने सिंगल कैमरा तकनीक का इस्तेमाल किया। शो को फीचर फिल्म शैली देने के अलावा यह तकनीक इन शो में अक्सर उपयोग किए जाने वाले दृश्य प्रभावों के लिए बेहतर थी, जैसे जादुई प्रकटन और गायब होना और एक जैसे दिखने वाले डबल्स जिसमें नियमित अभिनेता दोहरी भूमिका निभाते थे। गेट स्मार्ट के मामले में सिंगल कैमरा तकनीक ने श्रृंखला को तेज गति और कसकर संपादित लड़ाई और एक्शन दृश्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जो जासूसी नाटकों की याद दिलाते थे जिनकी इसने पैरोडी की थी। 1970 के दशक की शुरुआत में सिंगल कैमरा कॉमेडी भी प्रचलित थी। अपने बड़े कलाकारों, विविध स्थानों और गंभीर हास्य टोन के साथ टीवी श्रृंखला एम.एस.एच को सिंगल कैमरा शैली का उपयोग करके शूट किया गया था। हैप्पी डेज 1974 में एक सिंगल कैमरा श्रृंखला के रूप में शुरू हुई। इसके दूसरे सीजन में मल्टी कैमरा सेटअप पर स्विच करने से पहले, हालांकि ऑल इन द फैमिली की सफलता, जो एक स्टूडियो दर्शकों के सामने कई कैमरों के साथ लाइव टेप की गई थी, बिल्कुल एक स्टेज प्ले की तरह। 1970 के दशक के मध्य तक, जब घरेलू परिस्थितिजन्य कॉमेडी का प्रचलन था, सिटकॉम के लिए मल्टी कैमरा शूटिंग शैली हावी हो गई और 1980 और 1990 के दशक तक ऐसा ही चलता रहा। हालांकि सिंगल कैमरा प्रारूप अभी भी कॉमेडी, ड्रामा या ड्रामेडी के रूप में वर्गीकृत टेलीविजन श्रृंखलाओं में देखा जाता था। इसे द यंग इंडियाना जोन्स क्रॉनिकल्स जैसी श्रृंखलाओं के साथ दुर्लभ अपवादों में भी इस्तेमाल किया गया था, जो एक साहसिक श्रृंखला थी। 21वीं सदी के शुरुआती दौर में टेलीविजन के स्वर्ण युग में सिटकॉम में सिंगल कैमरा के इस्तेमाल में पुनरुत्थान देखा गया, जैसे कि मैल्कम इन द मिडल, कर्ब योर एंथुसियाज्म, अरेस्टेड डेवलपमेंट, द ऑफिस, इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, कम्युनिटी, पार्क्स एंड रिक्रिएशन और मॉडर्न फैमिली। अतीत के सिंगल कैमरा सिटकॉम के विपरीत, इस तरीके से शूट किए गए लगभग सभी समकालीन कॉमेडी बिना किसी हंसी ट्रैक के बनाए जाते हैं। 2021 की सीरीज केविन कैन फक हिमसेल्फ सिंगल कैमरा और मल्टीपल कैमरा टेलीविजन के बीच के अंतर को दर्शाती है, जिसमें मल्टी कैमरा फैमिली सिटकॉम फॉर्मेट को शामिल किया गया है, जब मुख्य किरदार एलिसन अपने पति केविन के साथ होती है, और सिंगल कैमरा फॉर्मेट को शामिल किया गया है, जब वह अकेली होती है। वेरी पेरी प्रोडक्शंस LLC, टाइलर पेरी स्टूडियो TPS के रूप में व्यवसाय कर रहा है, अटलांटा, जॉर्जिया में एक अमेरिकी फिल्म निर्माण स्टूडियो है, जिसकी स्थापना 2006 में अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार टाइलर पेरी ने की थी। 2019 में पेरी ने अपने सबसे नए अटलांटा स्टूडियो स्थान के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाया, जिसने 2015 में पूर्व फोर्ट मैकफरसन परिसर के 330 एकड़ 130 हेक्टेयर को टाइलर पेरी स्टूडियो का नया घर बनाने के लिए खरीदा था। 3. टाइलर पेरी स्टूडियो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े फिल्म निर्माण स्टूडियो में से एक है
और पेरी को एक प्रमुख फिल्म निर्माण स्टूडियो का मालिक बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किया। 4. टाइलर पेरी स्टूडियो की एक प्रोडक्शन शाखा 34वीं स्ट्रीट फिल्म्स के माध्यम से पेरी अन्य फिल्म निर्माताओं के काम का मार्गदर्शन करते हैं। 5. 2018 में पेरी ने 2008 में खोले गए अपने पिछले स्टूडियो स्थान को एक अन्य अल्पसंख्यक स्वामित्व वाली फिल्म निर्माण कंपनी को बेच दिया। 6. 7. पिछले स्टूडियो स्थान ने दक्षिण पश्चिम अटलांटा के ग्रीनब्रियर क्षेत्र में 2 पूर्व डेल्टा एयरलाइंस संबद्ध इमारतों पर कब्जा कर लिया था और इसमें 2 लाख वर्ग फुट 19,000 मीटर 2 सेट और कार्यालय स्थान शामिल थे। 8. टाइलर पेरी स्टूडियो अटलांटा की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक उल्लेखनीय संसाधन है। 9. 10. कंपनी अक्सर अपने दक्षिण पश्चिम अटलांटा स्थान पर फिल्म और चालक दल के पदों के लिए विज्ञापन देती है। 11. इतिहास पेरी के पास अपनी फिल्मों का पूर्ण स्वामित्व है और लायंस गेट एंटरटेनमेंट डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन से लेकर ए मीडिया फैमिली फ्यूनरल तक उनकी सभी फिल्मों के लिए वितरक के रूप में काम करता था। पैरामाउंट ग्लोबल के साथ अपना सौदा करने के बाद श्री पेरी की फिल्में अब पैरामाउंट पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स द्वारा नोबॉडीज फूल और ए फॉल फ्रॉम ग्रेस से वितरित की जाती है। 12. उनकी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन, जो $5.5 मिलियन के बजट पर निर्मित की गई थी, एक अप्रत्याशित व्यावसायिक सफलता बन गई, जिससे उद्योग पर नजर रखने वालों के बीच व्यापक चर्चा हुई कि क्या मध्यम वर्ग के अफ्रीकी अमेरिकियों को मुख्यधारा की हॉलीवुड फिल्मों द्वारा संबोधित नहीं किया जा रहा था। इसकी अंतिम सकल बॉक्स ऑफिस प्राप्तियां $50.6 मिलियन थीं। फिल्म ने अंततः $65 मिलियन की कमाई की और डायरी की तरह लगभग सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की शुरुआत पेरी और उनके सहकलाकारों द्वारा दैनिक टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो में 1 घंटे की उपस्थिति से हुई। 14. लायंसगेट के लिए उनका अगला प्रोजेक्ट डैडीज लिटिल गर्ल्स, जिसमें ब्रिटिश अभिनेता इद्रीस एल्बा और गैब्रियल यूनियन ने अभिनय किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 फरवरी 2007 को जारी किया गया था। इसने $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। 15. पेरी ने अपनी अगली फिल्म व्हाई डिड आई गेट मैरिड लिखी, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 12 अक्टूबर 2007 को जारी की गई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर $21.4 मिलियन की कमाई करते हुए अपने पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में खुली। यह शिथिल रूप से उस नाटक पर आधारित है जिसे पेरी ने 2004 में लिखा था। फिल्मांकन 5 मार्च 2007 को व्हिसलर, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर। पेरी की 2008 की फिल्म मीट द ब्राउन्स, जो 21 मार्च को रिलीज हुई थी, 20,082,809 वीकेंड ग्रॉस के साथ नंबर 2 पर खुली। 16. द फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को खुली और अक्टूबर तक $35.1 मिलियन से अधिक की कमाई की। मीडिया गोज टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर 1 पर खुली, जिसने $41 मिलियन की कमाई की और यह अब तक की उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। यह पेरी की लायंसगेट के साथ 7वीं फिल्म थी। 1 मई 2012 को 4 अलार्म वाली आग ने स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों को घेर लिया, जिससे एक इमारत आंशिक रूप से ढह गई। 17. 3 महीने से भी कम समय के बाद 27 अगस्त 2012 की सुबह एक अन्य इमारत की छत पर आग लग गई। 20 नवंबर 2019 को इसने ओपरा विनफ्रे साउंड स्टेज पर MSNBC और वाशिंगटन पोस्ट 2020 डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की बहस की मेजबानी की। 18. इसने 8 दिसंबर को मिस यूनिवर्स 2019 की भी मेजबानी की। अक्टूबर 2023 में TPS ने फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 19, 20, 21 जून 2021 में टाइलर पेरी और TD जेक्स ने घोषणा की कि वे दक्षिण पश्चिम अटलांटा में 130 एकड़ से अधिक जमीन खरीद रहे हैं, जिसमें थिएटर, खुदरा दुकानें, रेस्तरां और जॉर्जिया फिल्म और टीवी संग्रहालय के साथ सार्वजनिक सुलभ मनोरंजन जिले के लिए
टाइलर पेरी स्टूडियो का प्रस्तावित विस्तार शामिल है। पेरी को उम्मीद है कि मनोरंजन जिला 2025 में पूरा हो जाएगा। 22-23 फरवरी 2024 में पेरी ने घोषणा की कि उनकी $800 मिलियन की विस्तार परियोजना, जिसमें अतिरिक्त साउंड स्टेज शामिल है, अस्थायी रूप से रोक दी गई है क्योंकि उन्हें चिंता है कि वीडियो से संबंधित कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेजी से प्रगति पारंपरिक फिल्म निर्माण की मांग को कम कर सकती है। पेरी चाहते हैं कि फिल्म निर्माण उद्योग एक आवाज के रूप में एकजुट हो और हॉलीवुड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए कानून की पैरवी करे। 24 स्टूडियो स्थान 2008 में अपने पहले दक्षिण पश्चिम अटलांटा स्थान पर जाने से पहले स्टूडियो ने सेंट्रल अटलांटा में बेल्ट लाइन पर इनमैन पार्क में 99 क्रोग स्ट्रीट पर पूर्व स्टूडियो स्थान का उपयोग किया। पेरी ने 2006 में अटलांटा स्टेज वर्क से कथित तौर पर $7 मिलियन में जमीन खरीदी थी। 25 स्टूडियो को बाद में क्रोग स्ट्रीट मार्केट में बदल दिया गया। 2019 में टाइलर पेरी स्टूडियो आधिकारिक तौर पर दक्षिण पश्चिम अटलांटा में पूर्व फोर्ट मैकफरसन परिसर के 330 एकड़ 130 हेक्टेयर में चला गया। 26 स्टूडियो के पास 50,000 वर्ग फुट 4,600 मीटर 2 साइट है जो स्थायी सेटों को समर्पित है, जिसमें एक लग्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति, व्हाइट हाउस की प्रतिकृति, 16,000 वर्ग फुट 1,500 मीटर 2 की हवेली, एक नकली सस्ता होटल, एक ट्रेलर पार्क सेट और एक वास्तविक 1950 के दशक की शैली का भोजनालय शामिल है, जिसे 100 मील 160 किलोमीटर दूर एक शहर से स्थानांतरित किया गया था। इसमें 12 घरों के साथ एक आवासीय पड़ोस कल्डी-सैक है। उनमें से कई वास्तविक कामकाजी अंदरूनी हिस्सों से सुसज्जित और सजाए गए हैं, न कि केवल मुखौटा। यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर 12 साउंड स्टेज की मेजबानी भी करता है। 3-27 टाइलर पेरी स्टूडियो में साउंड स्टेज, सेट, हवाई जहाज, किनारा, बेसबॉल मैदान, चैपल, काउंटी जेल, आधुनिक न्यायालय कक्ष, अदालत, कॉफी की दुकान, कुल्डे-सेक, क्लासिक डिनर, फार्म हाउस, ऐतिहासिक जिला, झील किनारे केबिन, लग्जरी होटल, हवेली, मैक्सिनविले, मोटेल, पोस्ट थिएटर, जेल यार्ड, देहाती केबिन, टेनिस कोर्ट, थिएटर, पौधा उद्यान, सफेद घर, सपनों की इमारत, ग्रीन स्पेस, फिल्मोग्राफी। दोस्तों इसको एक तरह से रिलीज़ किया गया था 24 अक्टूबर 2024 को, और साथ ही साथ इसी के साथ इसे कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि इसका सेक्शन 2 कन्फर्म हमें देखने को मिलेगा। अभी इसका सेक्शन 1 जो कि 8 एपिसोडों के साथ देखने को मिला था। पर एपिसोड लेंथ की बात की जाए तो लगभग 40 से लगभग 62 मिनट की टोटल लेंथ हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी सेक्शन शो में एक तरह से 2 और 3 कन्फर्म हमें देखने को मिलेगा। बाकी ये नेटफ्लिक्स पर अभी ट्रेंडिंग पर चल रही है और पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में आपको बता ही दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।